हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संक्षेप छोटा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है आदर्श तथा अनादर्श विलियन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आदर्श और अनादर्श विलियन शुरू करने से पहले थोड़ा ध्यान दें कि हम लोगों ने जो विलियन पढ़ा वो कितने प्रकार का पढ़ा और कौन से विलियन को आदर्श और अनादर्श विलियन के रूप में बांटा जाता है। तो आपको याद होगा कि आपने विलायक लिया था, ये विलायक है और मान लीजिए द्रव है। तो इसमें क्या क्या घुल सकता है? ठोस, इसमें आप द्रव भी मिला सकते हैं और इसमें गैस भी मिला सकते हैं। लेकिन यह है विलेय। इस विलयन का नाम क्या है? तो द्रव विलयन। क्यों? क्योंकि इसका जो विलायक है वो क्या है? द्रव है और कोई दूसरा कारण नहीं। चूंकि विलायक द्रव है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज लिक्विड सॉल्यूशन, द्रव विलयन कहलाता है। अब हम बात करें कि अगर मान लीजिए कि आपके पास एक विलयन है और इसका जो विलायक है ये है ठोस, तो इसमें घुल सकता है ठोस, इसमें घुला सकते हैं द्रव, साथ ही साथ इसमें घुला सकते हैं आप गैस। ये विलेय हुआ। इसका नाम क्या होगा? ठोस विलयन, सॉलिड सॉल्यूशन। आप एक और उदाहरण लीजिए। आपके पास गैस है, विलायक है गैस, अगर गैस है तो इसमें घुला सकते हैं ठोस, इसमें द्रव और इसमें गैस। ये विलेय हुआ। क्या नाम होगा इसका? गैसीय विलयन। इसका मतलब कि विलयन तीन प्रकार के हैं और वह प्रकार किस पर निर्भर करता है? तो विलायक का नेचर क्या। अगर विलायक द्रव तो द्रव विलयन, अगर विलायक ठोस तो ठोस विलयन, अगर विलायक गैस तो गैसीय विलयन। इन तीन प्रकार के विलयन को अगर सब डिवाइड करें तो 9 प्रकार के विलयन हो जाएंगे। द्रव में ठोस, द्रव में द्रव, द्रव में गैस, 3। उसी तरह से ठोस में ठोस, ठोस में द्रव और ठोस में गैस, 3। ये हो गया 6। 3 यहां से हो जाएगा। गैस में ठोस, गैस में द्रव और गैस में गैस। इस 3 प्रकार के विलयन में जो सबसे महत्वपूर्ण विलयन है हम लोग के लिए वो है द्रव विलयन। आपको ध्यान रहा होगा कि अभी तक हम लोगों ने अपने सिलेबस में जिस विलयन की चर्चा की वो द्रव विलयन की चर्चा की। आपको याद होगा कि जब आप डालते हैं द्रव में गैस, तो ये हेनरी लॉ हम लोगों ने इसमें पढ़ा था। द्रव में द्रव और द्रव में ठोस के लिए राउल्स लॉ पढ़ा था। तो अब इसमें ही एक और विलयन का चुनाव हम लोग करने वाले हैं। ये जो द्रव द्रव विलयन है ना, ये विलयन, इसी द्रव द्रव विलयन को, इस लिक्विड में लिक्विड ये वाला विलयन है, इसी को पुनः राउल्ट के नियम को आधार बनाते हुए 2 हिस्सों में बांट दिया गया। तो जो सॉल्यूशन है आपका आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। आप कर सकते हैं सॉल्यूशन, लेकिन ध्यान रखिए कौन कौन सॉल्यूशन? तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड, द्रव द्रव विलयन। ये राउल्ट के नियम के आधार पर
बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ। ध्यान दीजिएगा हम क्या करने जा रहे हैं। बिलियन का हम लोग चाहते हैं ध्रुव बिलियन कितने प्रकार का है, तो आधार बनाते हैं, किस आधार पर बांटना चाहते हैं, तो राउल्ट के नियम के आधार पर जानना चाहते हैं कि ध्रुव बिलियन कितने प्रकार का होता है। आपको कंफर्म पता होगा राउल्ट का नियम क्या है, मुझे पूरा यकीन है क्योंकि आप सभी वीडियो को देखते हैं। तो राउल्ट अगर किसी वजह से आपने नहीं देखा होगा तो पिछले 2 वीडियो में जब हम लोगों ने द्रव घुलाया, द्रव में ठोस घुलाया, तो राउल्ट के नियम की चर्चा किया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं आप जरूर देख लेंगे। राउल्ट के नियम को अगर आधार बना दे तो बिलियन जो है ध्रुव बिलियन वो 2 प्रकार का हो जाता है, और वही है ये प्रकार आदर्श बिलियन और अनादर्श बिलियन। आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा हो जाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसको हिंदी में कहते हैं आदर्श बिलियन और ये है अनादर्श। तो ध्रुव बिलियन, द्रव का मतलब है द्रव में द्रव घुला हो, विलायक भी द्रव और विलेय भी द्रव बिलियन राउल्ट के नियम के आधार पे 2 प्रकार के हो गए, आदर्श और अनादर्श बिलियन। तो स्वाभाविक तौर पर आप समझ गए होंगे टॉपिक क्या है। पहले आदर्श बिलियन को समझेंगे और फिर देखेंगे कि अनादर्श बिलियन क्या है। तो आप इतनी बातें नोट कर लीजिए और फिर टॉपिक बना लीजिए आदर्श बिलियन। अब स्टूडेंट्स हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आदर्श बिलियन किसे कहते हैं, आखिर कौन से बिलियन द्रव कौन से बिलियन को आदर्श बिलियन कहा गया। तो बहुत ही सिंपल इसका डेफिनेशन दिया गया है, दैट सॉल्यूशन व्हिच ओबे द राउल्ट्स लॉ एट एनी टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। वह बिलियन जो सभी ताप और सांद्रताओं पे राउल्ट के नियम का पालन करे। सिंपल सी बात याद रखिए, जो बिलियन राउल्ट के नियम का पालन करेगा वो आदर्श कहलाएगा। तो जैसा अनादर्श का भी डेफिनेशन क्लियर हो गया कि वह बिलियन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करे। यहां तक कि शर्त भी रख दिया गया कि किसी भी ताप और सांद्रता पर, सांद्रता चाहे जितनी भी बढ़ा दीजिए, ध्यान रखिएगा हम लोग दाब शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि लिक्विड है, तो द्रव के लिए कॉन्सेंट्रेशन पद का प्रयोग किया जा रहा है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो आप डेफिनेशन यहां पर मैं लिख रहा हूं, आप हमारे साथ लिखते चलेंगे। वह बिलियन जो सभी तापों एवं दाब पर, सभी ताप कर देते हैं एवं दाब पर राउल्ट्स लॉ का पालन करता है, आदर्श बिलियन कहलाता है। वह बिलियन जो राउल्ट्स के नियम का पालन करता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, आदर्श बिलियन कहते हैं। अंग्रेजी में अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं दैट सॉल्यूशन which obeys Raoult's law at any temperature and concentration, जो किसी भी ताप और सांद्रता पर राउल्ट का नियम का पालन करे, इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन।
उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा। वह बिलियन जो किसी भी ताप और सांद्रता पे राउल्ट के नियम का पालन करेगा, उस बिलियन को हम लोग क्या कहेंगे, आदर्श बिलियन के नाम से जाना जाएगा। एक बात और ध्यान देना है, नोटवर्थी है। मान लीजिए कि हमारे पास कोई बिलियन है, तो उस बिलियन में जितने भी कंपोनेंट हैं वो सब राउल्ट के नियम का पालन करेंगे। और आपको इस बात की भी जानकारी होगी कि हम लोगों को केवल बाइनरी सॉल्यूशन का अध्ययन करना है। बाइनरी सॉल्यूशन माने वह बिलियन, वह सॉल्यूशन जिसमें केवल दो कंपोनेंट हो, दैट सॉल्यूशन इन व्हिच देयर आर ओनली टू कंपोनेंट्स, केवल दो घटक से बना हुआ बिलियन, वो बाइनरी सॉल्यूशन कहा जाता है। तो एक लाइन और मैं लिखना चाहूंगा, आदर्श बिलियन का प्रत्येक कंपोनेंट, प्रत्येक घटक रॉल्स लॉ का पालन करता है। जितने भी घटक है ना, सब के सब रॉल्स के नियम का पालन करेंगे। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, मुझे पूरा यकीन है कि आखिर वो कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जो आदर्श बिलियन कहलाएगा, रॉल्ट के नियम का पालन करेगा। तो उसके लिए दो शर्तें रखी गई। आदर्श बिलियन होने के दो शर्तें हैं। अगर उन दोनों शर्तों का पालन कर देता है कोई सॉल्यूशन, तो आदर्श बिलियन कहलाता है। आदर्श बिलियन के लिए शर्त, लेकिन यहां ध्यान रखिएगा, ताप और दाब पर क्या करेगा, रॉल्ट के नियम का अगर पालन करेगा तो वो आदर्श होगा। इसके अलावा कोई दूसरा उसके पास तरीका नहीं है। आदर्श बिलियन के लिए सर कंडीशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श बिलियन के लिए शर्त, तो क्या शर्तें हैं आपके पास। पहला शर्त देखिए, कंडीशन 1 जो है, आपके पास एक कंपोनेंट है, ए है मान लीजिए, घटक ए, घटक मतलब कंपोनेंट ए, और आपके पास एक और पदार्थ है, हमने इसका नाम लिखा घटक बी। सपोज कीजिए कि ये 100 ml है, या 100 cm भी कह सकते हैं। यहां पर ये भी मान लीजिए कि ये 100 cm, जितना भी मानना है मान रहे, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। तो मान लीजिए कि 100 ml भी है। दोनों मिला करके आपने एक सॉल्यूशन तैयार किया, ये हो गया सॉल्यूशन। घटक ए और बी से बना हुआ सॉल्यूशन है, और कंपोनेंट ए एंड बी। तो इस ए का सॉल्यूशन बना, तो जानते हैं इसका जो वॉल्यूम है कितना है। इसका आयतन ये था 100 ml, इसका आयतन v इक्वल टू 100 ml था। ये भी मान लीजिए कि ये v1 है और ये 100 था, या v हो गया इसका 100। अगर इसको v1 कर देते हैं, ये v2 हो गया, और इसका जो वॉल्यूम है वो v3 मान लेते हैं, और ये हो गया कितना, तो एग्जैक्ट 100 ml प्लस 100 ml, ये हो गया आपको 200 ml। तो अगर ऐसा हुआ कि 100 ml और 100 ml दो घटक को मिलाएं और एग्जैक्ट 200 ml हो जाए, तो ये आदर्श बिलियन होगा। अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि ऐसा होगा क्या कि 100 ml मिलाएं और ये 200 ml ना हो। हाँ, हो सकता है। हम आपको बताएंगे आगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन में कि ये बढ़ भी सकता है, 200 ml से ज्यादा हो सकता है और 200 ml से घट भी सकता है, लेकिन अगर बराबर रह गया तो उसका नाम होगा आदर्श बिलियन।
बढ़ गया या घट गया तो अनादर्श विलयन है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको डेफिनेशन के रूप में लिखना है हमें। तो शर्त हम लोग क्या है कि वह विलयन, इसको आप ऐसे करिए समझें कि अगर ये चेंज इन वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम, और इसको डेल्टा भी अगर हम लोग कहें मिक्सिंग, तो जो चेंज इन वॉल्यूम है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ये हमारे लिए प्रतिफल हो गया, इसके वॉल्यूम में से हम इसके वॉल्यूम घटा रहे हैं। तो देखिए कितना है ये 200 ml। आप इसको इस तरह से दिखा सकते हैं कि V3 माइनस V1 प्लस V2, और आप देख रहे हैं कितना है ये 0 है, क्योंकि ये टोटल है कितना 200 ml, और ये कितना है 100 ml प्लस 100 ml, तो ये कितना हो गया 0। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, इसलिए डेल्टा भी मिक्सिंग इक्वल टू 0, यही कंडीशन है। इसी चीज को लैंग्वेज में लिखना है हमें कि जब घटकों को आपस में मिलाते हैं तो जो चेंज इन घटकों को जब आपस में मिलाते हैं तो जो मिश्रण बनता है, जो सॉल्यूशन तैयार होता है, उसके वॉल्यूम में से घटकों के वॉल्यूम घटाते हैं, और 0 अगर आ गया मतलब वॉल्यूम न बढ़ा न घटा तो आदर्श विलयन होगा। तो इसको हम लैंग्वेज में लिख देते हैं, तब तक आप इसे नोट कर लें। तो शर्त पहला ये हुआ कि देयर विल नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग टू कंपोनेंट्स। जब वो घटकों को आपस में मिलाएं और वॉल्यूम में कोई परिवर्तन न हो तो समझ लीजिएगा कि वो आदर्श विलयन है। घटकों को आपस में मिलाने पर आयतन में कोई परिवर्तन न हो। पहला शर्त हो गया कि घटकों को आपस में मिलाएं, मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग, याद रखिएगा आयतन में जो चेंजेज है वो क्या है 0 है। दूसरा कंडीशन देखिए, जो दूसरा कंडीशन है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये है कि आप दो घटक आपस में मिलाएं, मिलाने के बाद जब वो मिश्रण बने, सॉल्यूशन बने, तो सॉल्यूशन का न तो ताप बढ़े न घटे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि क्या दो घटकों को आपस में मिलाने से जो विलयन बनता है उसका टेम्परेचर बढ़ सकता है, घट सकता है क्या? बिल्कुल, हम लोगों ने तो पीछे पढ़ा हुआ है ना कि जब आप पानी में चूना डालेंगे तो ऑटोमेटिक पानी का ताप बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वो ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है वहां पे। अगर घट जाता तो ऊष्मा शोषित। तो कह रहा है आइडियल सॉल्यूशन होने के लिए क्या शर्त है कि घटकों को आपस में मिलाएं तो मिलाने के बाद न तो ऊष्मा का उत्सर्जन हो न अवशोषण हो, मतलब न ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया हो मिक्सिंग और न ऊष्मा शोषी प्रक्रिया हो, तो समझ लीजिएगा कि वो भी आइडियल सॉल्यूशन ही होगा। तो कंडीशन नंबर 2 है जब घटकों को आपस में मिलाते हैं तो ऊष्मा का न तो अवशोषण होता है और नहीं उत्सर्जन होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात
डेल्टा एच जो है हीट मिक्स करने पर इक्वल टू ये भी 0। जब आप घटकों को आपस में मिलाएं और ऊष्मा में परिवर्तन न हो, न ऊष्मा उत्सर्जन हो न अवशोषण हो, तो समझ लीजिएगा कि वो भी क्या होगा, आदर्श विलयन होगा। और ऐसा जनरली होता नहीं है, बहुत कम केसेस में ऐसा संभव है। तो डेल्टा एच जो मिक्सिंग है, इंथैल्पी में आप कह सकते हैं चेंज इन जो इंथैल्पी है उसमें परिवर्तन आप क्या होता है, तो नहीं होता। आप इसको कह सकते हैं एक लाइन में हम लोग कहें दूसरे पदों में, ऑन मिक्सिंग कंपोनेंट there will no change in enthalpy, there will no change in enthalpy। जो एंथैल्पी उसमें कोई चेंज नहीं। इसका क्या मतलब है, दैट इज डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो 0 हो गया। तो बस यही याद रखिएगा, दो शर्तें हुई। पहला शर्त क्या हुआ, फर्स्ट कंडीशन हो गया कि डेल्टा जो भी है मिक्सिंग वो 0 होना चाहिए, और सेकेंड वन इज डेल्टा एच जो मिक्सिंग है ये भी क्या होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए। अगर इन दो शर्तों का पालन करेगा तो कोई सॉल्यूशन आदर्श विलयन होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज आदर्श सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आप इसे नोट करें। और एक और महत्वपूर्ण बात आदर्श विलयन से संबंधित है जिसकी चर्चा मैं आपके साथ करने जा रहा हूं, पहले आप इसे नोट कर लें। आदर्श विलयन को लेकर के एक तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग मोलिकुलर लेवल पर समझें कि आखिर कोई विलयन, आदर्श विलयन किस परिस्थिति में हो रही है। तो आप इसके लिए एक फिर यहां पर देखने की कोशिश करिए। एग्जांपल, कोई एक कंपोनेंट है, घटक है, घटक ए है। तो घटक ए के अणुओं के बीच में कुछ बल लग रहा है, इसमें घटक अणु है, तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटर मोलिकुलर फोर्स, मान लीजिए हमने कहा एफ ए, क्योंकि शुद्ध है, प्योर है, ये इसमें कुछ और नहीं है, ये केवल प्योर है, ये शुद्ध पदार्थ है। तो आपने इसके इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है, अंतर आणविक बल इसको कहते हैं हम लोग, अंतराणविक बल एफ ए लगा, एफ ए मतलब ए के बीच में। जैसे मान लीजिए कि ये भी ए है और ए भी ए है, तो इनके बीच जो बल लगा हमने कहा एफ ए हो गया। अब एक और पदार्थ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, हमने घटक बी लिया, घटक बी, तो जाहिर सा है कि इनके अणुओं के बीच में भी बल लगेगा, कुछ तो बल लगेगा ना। ये भी है, ये भी है, बिल्कुल प्योर स्टेट में भी। तो इनके बीच जो बल लगा हमने मान लिया वो है एफ बी, फोर्स बिटवीन मोलिक्यूल बी एंड पी। तो इसके बीच में अंतराणविक बल को आपने मान लिया, यहां पर से दिखा देते हैं, एफ बी। इसको क्या पढ़ेंगे, घटक डी के बीच लगने वाला अंतराणविक बल। अब इस दोनों को मिला करके आपने एक विलयन बनाया। तो इस विलयन में ए एंड बी बोथ दोनों मौजूद हैं। तो इस विलयन में तीन तरह के बल लगेंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं, तीन तरह का बल लगेंगे। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर आपको किसी ने आलू दिया और परवल दिया, क्या सब्जी बनाई, तो तीन प्रकार की सब्जी बना सकते हैं। आलू का सब्जी बना सकते हैं, परवल का सब्जी बना सकते हैं, और आलू परवल का सब्जी बना सकते हैं मिक्स करके। तो आप यहां समझिए कि इसमें तीन तरह के बल लगेगा। एक तो बल लगेगा एफ ए, क्योंकि कंपोनेंट तो इसमें ए मौजूद है ना। दूसरा लगेगा बी भी मौजूद है, लेकिन तीसरा भी तो बल लगेगा ए और बी के बीच में भी, एफ ए बी। तो ये हो गया
सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट है उनके बीच में लगा हुआ, और ये प्योर सॉल्वेंट के बीच का है, ये सॉल्वेंट के बीच है, सॉल्वेंट, ये भी सॉल्वेंट है, और ये हो गया सॉल्यूशन के बीच। तो शर्त है आदर्श विलयन होने का वो ये है, कंडीशन इज दैट यदि एफ ए इक्वल टू एफ बी इक्वल टू एफ ए बी, अगर ये तीनों फोर्स बराबर होते हैं तो विलयन आदर्श जैसा व्यवहार करता है। हमने इसका अर्थ सीधा सा समझा कि हमारे पास दो पदार्थ हैं, पदार्थ ए पदार्थ बी। पदार्थ ए के घटक पदार्थ ए के बीच जो अंतराण्विक बल है हमने मान लिया कि वह एफ ए है। जो पदार्थ बी है हमारे पास उसके अणुओं के बीच लगने वाला बल है एफ बी बी, और जो विलयन है उस विलयन में जो बल लगा घटकों के बीच वो है ए बी। यदि घटक ए के बीच लगने वाले बल, घटक बी के बीच लगने वाले बल और विलयन के बीच जो लगने वाले बल हैं, ये तीनों अगर आपस में बराबर हो जाएं तो उस स्थिति में विलयन जो है बिहेव एज आइडियल सॉल्यूशन। तो अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर लीजिए, क्या कहेंगे कि वह, अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पर ध्यान दीजिए, किसी घटक के अणुओं के बीच लगने वाला अंतराण्विक बल अगर विलयन के घटकों के बीच लगने वाले अंतराण्विक बल के बराबर हो जाता है तो वह विलयन आदर्श विलयन की तरह व्यवहार करता है। माना घटक ए और बी मिलाकर के आपने एक आदर्श विलयन बनाया, या कोई विलयन बनाया आदर्श हो या नहीं हो उससे हमें नहीं पता करना है। यदि घटक ए के बीच लगने वाला बल एफ ए, घटक बी के अणुओं के बीच लगने वाला अंतराण्विक बल एफ बी बी, और विलयन के अणुओं के बीच लगने वाला अंतराण्विक बल एफ ए बी है, यदि एफ ए बराबर हो जाए एफ बी बी बराबर हो जाए एफ ए बी, तो ये विलयन कैसा बिहेव करेगा? आइडियली बिहेव करेगा। ये तीसरा मॉलिक्यूलर लेवल पर हो गया। अब यहाँ पर आपको एक चीज मैं आप पे छोड़ देता हूं, अब ये समझिए कि आखिर कोई विलयन आदर्श व्यवहार कर रहा है। आप कह रहे हैं कि उनके बलों को मिक्स करने पर कोई चेंज नहीं हुआ, उनकी एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं हुआ। आप देख पा रहे हैं अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे करें तो उनके अणुओं के बीच जो अंतर आणविक जो बल है, इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स हैं वो बराबर लग रहे हैं। तो आप थोड़ा सा और सोचने की कोशिश करिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, कौन से ऐसे विलयन होंगे जिसमें ये परिस्थिति उत्पन्न होगी। तो इसके बाद हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन सा ऐसा विलयन है जो कि आदर्श जैसा व्यवहार करता है। उसके कुछ एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि वास्तव में कोई भी विलयन आदर्श विलयन नहीं होता। हाँ, उच्च अगर आप कर दें, मतलब बहुत ही जो कंसंट्रेशन है विलयन का घटा देते हैं एट वेरी लो कंसंट्रेशन, कुछ विलयन हैं जो आदर्श जैसे व्यवहार करते हैं, अदरवाइज विलयन आदर्श होते ही नहीं है। आइडियल इज नॉट पॉसिबल, आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो आपको एक छोटा सा बात मैं आपके लिए लिखना चाहूंगा कि अति निम्न सांद्रता पर कुछ विलयन आदर्श जैसा व्यवहार करते हैं। तो ये कुछ ऐसा नहीं कि सभी, ध्यान रखिएगा, लो कॉन्सेंट्रेशन, वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन, लो concentration at very low concentration, जो आपका विलयन है वो कैसा व्यवहार करेगा? आदर्श विलयन की तरह व्यवहार करेगा।
तो इसे नोट करिए। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन से बिलियन अगर आदर्श की तरह व्यवहार या उसके समीप होता है। नोट करिए इसे। अब देखिए हम लोग इस क्लास के आखिरी दौर में हैं। हम चाहते हैं कि कुछ आपको एग्जाम्पल बताएं, तो कौन सा ऐसा बिलियन है जो आदर्श जैसा व्यवहार करता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी ऐसी बिलियन नहीं है जो 100% आदर्श बिलियन के जैसा व्यवहार करता हो। एक लाइन अक्सर किताबों में लिखा रहता है, अब मैं आपको यहाँ नोट में लिखा देता हूं, प्रैक्टिकली no solution is ideal। कोई भी जो बिलियन है ना, वास्तव में आदर्श बिलियन नहीं होता है। लेकिन इसके बावजूद हम लोग, अगर अभी मैंने आपको बताया कि बहुत ही कंसंट्रेशन को लो कर दीजिए, अति निम्न सांद्रता पर, निम्न बिलियन आदर्श जैसा व्यवहार करते हैं। कौन कौन से बिलियन है, तो ध्यान दीजिएगा, एग्जाम के बड़ा महत्वपूर्ण है। आदर्श बिलियन के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, तो आप याद करिएगा। बेंजीन याद रखना होगा इसको। पहला है बेंजीन प्लस टोल्यूइन। मैं आपको बताना चाहूंगा, बेंजीन का तो सूत्र आपको याद है, C6H6। क्या टोल्यूइन का सूत्र याद है आपको? टोल्यूइन, बेंजीन के ऊपर जब आप CH3 लगा देते हो ना, तो इसको टोल्यूइन कहा जाता है। तो पहला एग्जांपल हो गया बेंजीन प्लस टोल्यूइन। दूसरा जो है एन हेक्सेन, नॉर्मल मतलब विदाउट ब्रांच, प्लस एन हेप्टेन। एन हेक्सेन और एन हेप्टेन मतलब आप हेक्सेन बिना ब्रांच के और हेप्टेन बिना ब्रांच के अगर ले लेते हैं तो आदर्श विलयन की तरह व्यवहार करता है। कब? जब सांद्रता बहुत ही लो कर देते हैं तब। उसके बाद है इथाइल ब्रोमाइड, प्लस इथाइल क्लोराइड। याद रखें, इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल क्लोराइड भी आदर्श विलयन की तरह व्यवहार करते हैं। साथ ही साथ क्लोरोबेंजीन और जो ब्रोमोबेंजीन होते हैं, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, ये भी आदर्श विलयन की तरह व्यवहार करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो एग्जाम्पल है ना, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखेंगे इसको कि कौन से जो विलयन है आदर्श विलयन की तरह व्यवहार करते हैं। अब एक बात आपको और बता दें कि हम जब अनादर्श विलयन पढ़ेंगे, तो अगर आदर्श विलयन क्लियर है, अगर उसको आपने समझा हुआ पॉइंट वाइज, तो जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो बहुत ही आसान है। हालांकि इससे ज्यादा बातें हैं, उसके अंतर्गत पढ़ना है। जो आइडियल ही नहीं है, तो जाहिर सा है कि सभी विलयन जो नॉन आइडियल होते हैं। तो जो वास्तविक विलयन है, एक तरह से समझिए कि वो नॉन आइडियल ही सॉल्यूशन होते हैं। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखेंगे और पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। वीडियो को आप लाइक तो करते हैं, शेयर और कोशिश करिए कि अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। जय हिंद, जय भारत।